हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज अपन अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वंशागत का आणविक सिद्धांत। ठीक है, अध्याय 1 से लेकर 5 तक आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वंशागत का मतलब क्या होता है, यानी कि इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण कैसे जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, यानी कि जो पिता के लक्षण हैं, माँ बाप के लक्षण हैं, वो बच्चे में किस प्रकार से ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। ठीक है, तो जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये इस गुणसूत्रवाद की खोज किसने की थी? सटन और बोमेरी ने की थी। तो ये इसके कौन हैं? वैज्ञानिक हैं भाई, इन्हें याद करोगे अच्छे से। ठीक है, टिक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्रवाद की खोज किसने की? सटन और बोमेरी ने की थी। बोमेरी। ठीक है, गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर के बना है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। ठीक है, और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, जो अपन पहले ही डिस्कस कई बार कर चुके हैं। ठीक है, गुणसूत्र कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चाहे वो नर में भी 40 होते हैं, चाहे वो मादा हो, दोनों में 46 ही गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। और जो प्रोटीन होती है, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, गुणसूत्र के अंदर। फ्रेडरिच मिशर, ये न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले इन्होंने की थी, और इनका नाम इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नहीं रखा, इन्होंने इसका नाम रख दिया था न्यूक्लियन। न्यूक्लियन रखा था। क्यों रखा था उससे पहले? क्योंकि इन्होंने इसके लिए इन्होंने सबसे पहले इसे कहाँ देखा था? केंद्रक में देखा था। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लियन। ठीक है, और इसके बाद में अल्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। बाद में क्या किया इन्होंने? नाम बदल दिया, न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति थी वो अम्लीय थी। ठीक है, जो डीएनए की प्रवृत्ति कैसी थी? गुणसूत्रों की जो प्रवृत्ति थी वो अम्लीय थी, इसलिए इन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। राइट, और जो न्यूक्लिक अम्ल है जो दो प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो गुणसूत्र डीएनए होता है ना, तो जो आनुवांशिक पदार्थ या इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यही तो आनुवांशिक पदार्थ है। उससे पहले आनुवांशिक पदार्थ ने पता नहीं था कि प्रोटीन है कि न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, तो कुछ लोग समझते पता नहीं इनमें कौन सा है गुणसूत्र, मतलब जो आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, प्रोटीन है या फिर न्यूक्लिक अम्ल है। इसकी खोज बाद में होती है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये पूरे नाम भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से आप याद करेंगे। अब देख, डीएनए है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, वो एक आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा जाते हैं। ठीक है, डीएनए के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा किसका है। जैसे किसी का बच्चा खो गया तो उसका डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लग सकता है कि उसका पिता कौन है। ठीक है, ये सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जो डीएनए है सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन क्रिया पाई जाती हो। ठीक है, जैसे हम लोग हो गए। ठीक, और सजीव और निर्जीव क्या होगी? जैसे कुर्सी है वो निर्जीव होगी, है ना। तो सजीव जिसमें जीवन क्रिया पाई जाती है वो सजीव होते हैं। ठीक है, तो सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए करता है। आरएनए क्या है? ये आरएनए वैसे आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, हर जगह काम नहीं करता, लेकिन कुछ वायरसों में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे टीएमवी, ये एक वायरस है, इसके अंदर काम करेगा। एचआईवी वायरस है, इसके अंदर ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इन्फ्लुएंजा नामक का एक वायरस है, इसमें भी ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कुछ वायरसों में ये आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन हर जगह ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करेगा। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है क्या? तो सन 1902 में सटन है एक वैज्ञानिक है, सटन व बोवेरी,
तो ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, ये प्रसारित किया, यानी कि ये बात बताई आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होती हैं। यानी कि जो आनुवांशिक सूचना है एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा जाती हैं, ठीक है। और फिर भी कई वर्षों तक ये विवाद बना रहा कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन, है ना। गुणसूत्र के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है। तो काफ़ी दिनों तक ये विवाद रहा। इसकी खोज भी बाद में होती कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक है। क्योंकि जो वैज्ञानिक थे ये दोनों, सटन और बोबोरी, ये पता नहीं लगा पाए कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या प्रोटीन है। लेकिन इन्होंने पता लगा लिया था कि जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के द्वारा ही स्थानांतरित होती हैं, यानी कि जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रयोग। तो पहला प्रयोग था जो वैज्ञानिक जिनका नाम था ग्राफिथ का स्थानांतरण प्रयोग। इन्होंने कुछ स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था, जिस जीवाणु का नाम था निमोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। ये जीवाणु का नाम है, पर अपना प्रयोग किया, मतलब इस जीवाणु के ऊपर डिप्लोकोकस निमोनी पर अपना प्रयोग किया, ये जीवाणु का नाम है, ठीक है। इन्होंने प्रयोग के द्वारा दो विभेद प्राप्त किए। तो पहला विभेद है उग्र विभेद, इसे बोलते हैं बसुलैंड स्ट्रैन या एस स्ट्रैन, ठीक है। तो इस विभेद के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले होते हैं, उग्र विभेद वाले, ठीक है। इसका बाहरी आवरण बना होता है, किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। तो ये टिक वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उग्रवेदी, ठीक है। इसका जो बाहरी आवरण है किस चीज़ का बना होता है, तो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, मतलब ये जीवाणु है ये निमोनिया रोग को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा अनोग्र विभेद, ठीक है, जिसे बोलते हैं नॉन बसुलैंड या फिर आर स्ट्रैन, ठीक है, इस जीवाणु का नाम। तो इस जीवाणु की भित्ति खुरदरी होती है, उस वाले की कैसी थी, एस स्ट्रैन की चिकनी, और इसकी कैसी होगी, खुरदरी। यह जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। एस स्ट्रैन क्या था, वो निमोनिया रोग को उत्पन्न करता था, ठीक है। इन्होंने दोनों विभेदों का चूहे पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले एस स्ट्रैन जो जीवाणु था जो कि निमोनिया रोग को उत्पन्न करता था, ठीक है। तो एस स्ट्रैन जीवाणु और मतलब चूहा। तो ये प्रयोग जैसे ही इस जीवाणु का प्रयोग चूहे के ऊपर किया था तो चूहा की क्या डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई, ठीक है। अगली बार जब आर स्ट्रैन का जब चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था तो क्या था, चूहा जीवित रहा, क्योंकि ये जीवाणु निमोनिया को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए चूहा जीवित रहा, ठीक है। और जो एस स्ट्रैन क्या था, ये निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है, इसलिए निमोनिया से चूहा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, जो एस स्ट्रैन वायरस था इसको गर्म किया 60 डिग्री तक, ठीक है। गर्म करने से क्या हुआ, जो वायरस मर गया। उसके बाद चूहे के ऊपर इसका प्रयोग किया तो चूहा जीवित रहा, लाइव रहा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो एस स्ट्रैन का मरा हुआ वायरस, हीट किल्ड एस स्ट्रैन, इसका मतलब मरा हुआ वायरस था जो एस स्ट्रैन का, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने एस आर स्ट्रैन वायरस दोनों का मिक्सचर किया, फिर चूहे के ऊपर प्रयोग किया, ठीक है। तब चूहे की मृत्यु हो गई, क्योंकि इन्होंने जो एस स्ट्रैन वायरस था जो निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है उस वायरस को मार दिया, और जो आर स्ट्रैन वायरस है वो निमोनिया रोग को उत्पन्न करता ही नहीं, तो फिर चूहा की मृत्यु कैसे हो गई। इस बात से इन्हें ये पता लगा कि कोई तो ऐसा पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है जो एस स्ट्रैन से आर स्ट्रैन में आया होगा, जिसकी वजह से चूहा की मृत्यु हुई होगी। लेकिन इस प्रयोग से कोई संकेत नहीं मिला कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर भी ये पता नहीं लगा पाए कि डीएनए ही है वो आनुवांशिक पदार्थ जो कि दूसरी इसका स्थानांतरण हुआ होगा, है ना, यानी कि एस स्ट्रैन से आर स्ट्रैन में स्थानांतरण हुआ होगा। तो ये कौन सा पदार्थ है इसका ये पता नहीं लगा पाए, ठीक है। तो इस प्रयोग से कोई संकेत ऐसा नहीं मिला कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।